8 coaches of train to Jodhpur derailed, at least 10 passengers injured. साल के दूसरे ही दिन देश के हर टीवी चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सूर्य नगरी एक्सप्रेस के डिरेलमेंट की ही खबर थी। जैसे ही डिरेलमेंट की तस्वीरें न्यूज़ आनी शुरू होगी तो कुछ फोटोग्राफ्स इस तरह के काफ़ी वायरल हो रहे थे इन सोशल मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया। सो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट के बाद में these damages are very likely to occur, और कुछ ने इसको बहुत बड़ा एक गैप बताया रेल में। किसी ने इसको पॉइंट आउट करते हुए अपने अपने कमेंट्स जारी किए, और ये सब वेरी कॉमन है बिकॉज पब्लिक के लिए ये टेक्निकलिटीज़ इतनी इजी नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये एक्सीडेंट का समय लगभग 3:15 के बाद का है, जनवरी का महीना। नॉर्मली टेम्परेचर, रेल टेम्परेचर जो रिकॉर्ड था समथिंग अराउंड 10 to 11 डिग्री सेंटीग्रेड, तस्वीरों से देख ही सकते हैं। लोगों ने भी सर्दी के कपड़े पहन रखे हैं। एंड ये एक ट्रेन की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड कर्व अराउंड 3 डिग्री, और ये ट्रेन पटरी से ना चलते हुए नीचे स्लोप में भी गई है, जो अगली तस्वीरों से साफ होंगी। ये है इसका एक बर्ड आई व्यू कह लें। ये ट्रेन यूं ऐसे आनी है इस ट्रैक से, ये कर्व है, और ये रेल इन द डायरेक्शन इस लेफ्ट हैंड इज ऑलमोस्ट इंटैक्ट, और यहाँ से ये व्हीकल्स या कोचेस इतनी दूर ऑफसेट बना के गिरे, ऐसे आए नहीं, आ तो ऐसे ही रहे थे, बट फाइनली दिस शेप हैज टेकन प्लेस, एंड हम इसको कंप्रेशन जोन भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ट्रेन को तो इधर से आना है, ये यहाँ मॉर्निंग वॉक करने क्यों चली गई। दिस इज अ वाइटल पॉइंट टू बी नोटेड, and we will discuss this in successive slides. Because this is a passenger train express accident, so CRS inquiry is normally mandatory because there had been injuries, grievous plus minor, trivial. So preliminary report had come, and the salient features, there was no point of mount. The speed was 93 kmph owing to a PSR of 95 kmph. Rail sleepers बुरी तरह से smash हो गए, and kidney defect visible on right hand side. Rail coaches thrown up to 15 meters away, and 3 of the 13 had capsized. फिर 30 centimeter away from kidney flaw, another kidney was seen, जिसका size around 3 centimeter into 1.2 centimeter है, and the area was not corroded, means this was a fresh breakage. At around 1.19 meter from first kidney, another kidney was seen, जिसका size around 1 centimeter,
by 0.5 centimeter, and this was also a fresh. So normally provisional finding में derailment को बताया गया कि इसका कारण रेल फ्रैक्चर है, क्योंकि उसमें किडनी डिफेक्ट विजिबल थे आफ्टर एक्सीडेंट। ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस के अनुसार जो स्केच बनती है एक्सीडेंट की, ये गाड़ी का ये डायरेक्शन है और यहाँ में ये कंप्रेशन जोन दिखा रहा है, और जाहिर है 15 मीटर अगर दूर गाड़ी गिरेगी तो उसको हुक को टूटना ही है कहीं ना कहीं से। सो ये 12वां कोच और आपके 11वें कोच के बीच में देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ कपलिंग या हुक कह लें, एंड द गैप 169 मीटर हैज बीन रिकॉर्डेड। और ये इसमें 10वां 11वां ये गिरे हुए हैं। देन there is 169 meter gap, and we have another 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 coaches further which had derailed, out of which 3 had capsized, and these were tilted in various degrees to the perpendicular. So this depicts the site of accident, a normal procedure in the railway system. तो उसी फिगर में I tried to plot out various points in a just more illustrative way based on the final reports जो आती हैं। तो उसमें कंसिडर किया गया है इस पॉइंट को, इस लोकेशन को as a point of drop, and ये 11 कोचेस की लेंथ अगेन समथिंग अराउंड 245 मीटर, ये 169 का पार्टिंग, और इंजन की स्पीड जहाँ पे 0 आई है, दैट डिस्टेंस इज 478 किलोमीटर एंड 478 meters, mean 372.478 is the recorded distance जहाँ से भी इसका स्टार्टिंग लिया हो इस लोकोमोटिव ने, जहाँ से भी स्पीड चार्ट का सेटिंग किया गया है। अब जैसे उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है ना, तो बड़ी क्यूरियोसिटी सी रहती है कि पढ़ा जाए क्या है, क्या कुछ निकल के आया, क्या खामियां हमारे साइड में थी, क्या खामियां रोलिंग स्टॉक में थी, क्या खामियां इंजन मैनशिप में थी। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो रेलिवेंट पैरास हैं उसमें एक लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर इस चेनेज 773 जो मैंने इसमें दिखाई है, and derailment is considered to have started at 3 hours 19 minutes and 59 seconds, and the event kilometer is 372.089 as per speed chart, from where the speed had started reducing. And again it is mentioned that the travel from 3:19:59 to 3:20:28 सेकेंड इज 389 मीटर। मतलब जो टाइम जिसको हमने कंसिडर किया है कि उस टाइम में डिरेलमेंट हुई एंड वेयर द इंजन स्टॉप्ड एट 3:20 में, सो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दिस इज 389 मीटर फ्रॉम यस पॉइंट टू दिस पॉइंट।
अब लोको की पोजीशन से यहाँ जैसे लोको खड़ा हो गया है, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस 665 मीटर बताया जा रहा है। अचंबा लगेगा। फिर ये बताया गया है कि POD was 11.4 coaches away from the loco, so POD is 276 मीटर बिहाइंड लोको। अब यहाँ से 11 कोच और 11.25 कोच, 11.4 पॉइंट ऑफ ड्रॉप यहाँ, फ्रैक्चर यहाँ है, पॉइंट ऑफ ड्रॉप यहाँ है। आइए आगे देखते हैं। Well, is considered point of drop here. 12th coach derailment. यहाँ से यहाँ 169 मीटर पार्टिंग डिस्टेंस। यहाँ बताया गया POD 276 मीटर बिहाइंड लोको, यहाँ से यहाँ, और 12वां कोच यहाँ गिरा। तो जब ये यहाँ पहुंचा ही नहीं, 169 मीटर पीछे में है, POD यहाँ है, तो यहाँ आया ही नहीं, जो मेरी समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। आइए अब डिरेलमेंट मैकेनिज्म पे थोड़ा सा विचार करते हैं। POD यहाँ, फ्रैक्चर यहाँ, POD यहाँ, थोड़ा सा आप सोचिए, विचारिए, और जो मैकेनिज्म ऑफ डिरेलमेंट है आइए उसे देखते हैं। It is concluded that while 12th coach was passing on POD 713 आपके स्क्रीन के राइट साइड में, the rail might be already in fractured condition, वो पहले से ही टूट के बैठी हो सकती थी, आप आए और विराजमान हो इस रेल पे। The fracture could have taken place under the train passed earlier, ये भी हो सकता है कि पहले एक ट्रेन गई, उसके नीचे पार हो गई हो, या रेल टूट गई हो। और अगर यही कंडीशन थी तो इसके लोको और 12 कोच कैसे पास हो गए, 11 कोच? इंजन न गिरा, पहला न गिरा, दूसरा न गिरा, तीसरा न गिरा, चौथा न गिरा, 9वां तक न गिरा। और when locomotive or first few coaches of the same train were passing, तब गिरा होगा। और भी कुछ नहीं, या तो मान लो कि अगर रेल को तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जाएगा कि उस दिन टेम्परेचर 10 डिग्री 11 डिग्री था, TD हमारा 38 डिग्री है और बहुत कम टेम्परेचर है। सी वी स्टार्ट विंटर पेट्रोलिंग एट TD -30 डिग्री के ऊपर जाता है तब करते हैं, बट स्टिल पेट्रोलिंग वाज इन फोर्स, पेट्रोलमैन हैड पास्ड ओवर दैट लोकेशन। ना तो किसी प्रीवियस ड्राइवर ने रिपोर्ट किया है, ना ही इस ड्राइवर ने बोला कि उसे झटका लगा। तो 3 कारण है, हो सकता है। It is concluded that while 12th coach was passing on POD, the rail might be already in fractured condition. The fracture could have taken place under the train passed earlier, or when locomotive or first few coaches of same train were passing, तब हो सकता है।
That means there is no surety. These are assumptions. इसके बेसिस पे किसी को चार्जशीट होनी है, किसी के ऊपर पैनल एक्शन होना है. Defects in rolling stock. My God. आइए उस पे क्या प्रकाश डाला गया इस केस में. Well, coach lying away, most components damaged. No wheel was found above condemning limit. No major defect was found in rolling stock. और सबसे conclusive बात यह है कि the accident was not caused by the defect in rolling stock. These are the jointly recorded parameters which I have tabulated here. And if we see with our open eyes and mind, (1080, 1060), so there is a difference of buffer height, rather the spring deflection, because buffer height is nothing, it is a depiction of the suspension values or the specific deflection values which differ abruptly causing this. क्योंकि 16 स्प्रिंग के ऊपर में it is supposed to give a horizontal bed to the weight of the body, and this 20 mm difference in itself means आपका 60 side के springs are weak, so they have got down. Their specific deflection is more than the left hand side where it is 1080. And अगर हम जाते हैं इंडिविजुअल हाइट्स पे, तो परमिसिबल हाइट्स ये दी हुई हैं इसमें, एंड रेंज भी वी हैव mentioned here. So the 25% springs are out of the permissible tolerances. This is just a beginning, just a beginning. So उसी 10th कोच का A schedule जो है, this was done in the month of December on 17th. और आइए देखते हैं कि डैशबोर्ड के ऑयल का क्या लेवल था. व्हाट इज डैशबोर्ड सभी जानते हैं, लोकेटेड ऑन बोगी बाय टेलीस्कोपिक डैशबोर्ड. And axle guide assemblies, helical coil springs are used in both the primary and secondary stages. The axle guide device provides viscous damping across primary spring. This is what I wanted to emphasize. ये damping देती है, viscous damping, and through उसमें फेस में होल्स होते हैं एंड हाइड्रोलिक ऑयल जो पास करता है. सो दिस इज नोन एज विस्कस डैम्पिंग. और इसमें लेफ्ट साइड में 8 होते हैं, राइट साइड में 8 होते हैं. एंड जस्ट सी कि लेफ्ट साइड में आगे की ट्रॉली में है ही नहीं, पीछे में भी जो है वो 40 mm मिनिमम होता है. चलो 35 मान के चलते हैं, बट 15-30 तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है. और यहाँ अगर बाई मैनुअल चलें तो देयर इज ओनली वन डैशबोर्ड, अदरवाइज राइट साइड में तो सारे खाली हैं. एंड दैट्स व्हाई इफ वी हैव सीन दैट राइट साइड बफर वाज 1060 एंड लेफ्ट साइड वाज 1080. तो जब विस्कस डैम्पिंग या जो भी रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक ने देना था वो भी नहीं दे पा रहा. एंड द कोच वाज tilted by 20 mm towards right side in the direction of movement.
तो ये 10वें कोच के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सारे पैरामीटर्स ऑफ 10वां कोच जो फर्स्ट डिरेल्ड फ्रॉम इंजन है। अब वंस सस्पेंशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपकी क्राउन क्लियरेंस भी गड़बड़ आएंगी। दिस विल आल्सो नॉट बी एज रिक्वायर्ड बिकॉज स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन के कारण उसका जो के वैल्यू है अगर वो मतलब बढ़ गया, ज़्यादा डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया पर यूनिट वेट में, तो दिस विल चेंज द क्लियरेंसेस, एक्सेल बॉक्स क्राउन क्लियरेंस, देन बोगी बोल्स्टर क्लियरेंस जो है ये भी एक भी नहीं है, नाइदर ऑन द फ्रंट ट्रॉली नॉर ऑन द रियर ट्रॉली, किसी में नहीं है। फिर सिमिलरली बॉडी टू बोगी फ्रेम क्लियरेंस 70 होनी चाहिए, कम आ रही है। कम होने का मीनिंग यही है कि उसके जो स्प्रिंग है they have lost its specific K value and it have become very weak so that they are unable to the tear load to maintain its required specific clearances। ये स्प्रिंग भी गए इसके। जो सबसे वाइटल आइटम है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कोई भी व्हील किसी कंडामेशन लिमिट में नहीं है, वी हैव द जॉइंट रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स। और देख के तज्जुब होता है कि इतने वाइटल आइटम्स कैसे कंडामेशन लिमिट में नहीं आते। अब ये 10वीं वागन का जो 10th वागन है, आई वुड रादर गो इन फॉर द 10th वागन टू हैव डिले फर्स्ट। वो भी मैं ट्राई करूँगा अपने विचार रखने के लिए। आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी ओपिनियन ऑफ एनीबॉडी बिकॉज एवरीबॉडी हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड पुटिंग फॉरवर्ड। बट मैं जो डिफेक्ट है मैं उस पर जा रहा हूँ। ये देखिए सेम एक्सेल में 8 mm का डिफरेंस, सेम एक्सेल में। अब क्या होगा, ये इधर को इसको धक्का मारेगा, इधर को इसको धक्का मारेगा, वो ऑब्लिक चलेगा, ये ज़्यादा चलेगा, इसको लेटरली लॉन्गिट्यूडनली क्रीप करेगा अपने साथ। कितना जाएगा इसका देखिए, सेम एक्सेल में 8 mm डिफरेंस होने से आपका सरकमफ्रांस का जो डिफरेंस आएगा वो 25 mm आएगा इन वन रेवोल्यूशन। इन वन रेवोल्यूशन 25 mm, दिस विल गो एडवांस एंड इसको खींचेगा साथ में बिकॉज दे आर बोथ बाउंड टुगेदर। ये क्या करेगा, इसके एक्सेल गाइड पे लोड पड़ेगा एंड एक्सेल गाइड इज वेल्डेड टू द बॉडी, उसमें क्रैक आते हैं और इसमें क्रैक मिले भी हैं। एंड एक्सेल गाइड में क्रैक आना इज द रिजेक्शन, वाइट चैप्टर 4 ऑफ IRCA 4। सेम एक्सेल में 8, सेम बोगी में 13 और सेम कोच में 18, 17, 16, 13। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये व्हील कंडामेशन में नहीं आती? ये चीज़ों पे हम क्यों एलेबोरेट नहीं होते? Why we don't discuss all these things? And my simple point is, if a locomotive has got 1.6 mm dia difference after which it is to be sent to shop for turning of wheel because the service tolerance in service is 1.6 mm on the same dia, I really wonder उसके पीछे जो 24 कोच हैं वो भी क्यों सेम एक्सेल पे ये कंडीशन लागू नहीं होती। वहाँ कहते हैं कि इन सर्विस देयर इज नो सर्विस टॉलरेंस, तो ठीक है, एक साइड में 1000 का लगाओ, एक साइड में 800 mm का लगाओ, चलाओ गाड़ी।
सी इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं एंड दिस 10th कोच disqualifies all the three parameters, one on the same axle, other on the same trolley, and the third one on the entire coach. So this is to me the culprit vehicle with wheels at total condemnation limit along with poor suspension system and poor damping system provided in the coach. Well friends, मैं ICF कोच मेंटेनेंस मैनुअल का फिगर 10.1 रेलिवेंट पैरा आपके सामने रखता हूँ, जिसमें नोट क्योंकि बड़ा क्लियर नहीं है, सो आई हैव सेम copied just below, and note number 1 reads the tread circumference of wheel same axle should not exceed 1.6 mm on dia. मतलब circumference difference एक पेयर ऑफ व्हील में ऑन द सेम एक्सेल 1.6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड इसका जो नोट 2 है that reads the variation in wheel dia between one pair wheels and the other should not exceed 5 mm on the same bogie. एक बोगी में 2 पेयर व्हील होते हैं, चारों व्हील्स में 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हमारे यहाँ 8 भी है, 13 भी है, 18 भी है. और थर्ड है the variation on diameter under the same coach should not exceed 13. Here on the same trolley it is 13 and on the same coach also it is 18 mm. So by all means all the three categories apply on this very 10th coach from engine which is supposed to be derailed as the first coach due to poor suspension and damping system accompanied by this large variations of wheel diameters on the same axle, on the same bogie, on the same coach, and it lies at condemnation. Yeah, again I am just presenting the same thing as to what has been mentioned in Railway Board's letter of 86, and this is Camtech's appendix, and we can just see it's 13.5 on 4-wheel trolleys, and here what we have found is that there is no apparent defect. Rolling stock is free from any condemnation limit. I don't know where such things have got missed. These are all recorded, duly signed jointly by concerned department representatives, and once again I am showing here on the same trolley it is 13, and on the same axle it is 8, and on the same coach it is 18. So all the three limits have been crossed while assembling this trolley and grouping these wheel set in the front trolley or the rear trolley. And it cannot be said that accident is not caused by a defect in the rolling stock. Hardly to believe. Well friends, these are the jointly signed docs which have been on the record, and this is the number, and the POH was done in November 21 at JUWS.
These are the wheel diameters which I had shown in tabular form. These are the recorded ones, jointly signed. These are the deflected height of springs which I had shown, and they are commensurating poor clearances of bogie and bolster and body and the bogie frame, as well as its crown clearances. So the rails were sent to MNC for analysis. We have the report, and let's have a glimpse of that report. So these are the kidneys about which these were being discussed, and these are all fresh crystalline structures. The fatigue zone has been identified as fatigue zone. It's very minor hit mark, so it cannot be said that these are derailed, fractured first and wheels have passed. These are the pieces which have been assembled together, and these were reconstructed fractured pieces during RDS checks and all. And I won't go very deep into it, but yes, from the conclusion, what it has concluded, the discussion, that rail had broken transverse manner. Now, what is transverse? Transverse manner is when we push something in a transverse. Normally, these are linear one, longitudinal, and the cross forces are the transverse. So this has broken in transverse at A, B, C, D, E location. We don't deny these kidneys available, but the breakage, once it has been revealed to have occurred in a transverse manner, this thing reveals something different. We need to have a different thought on it, because it did have 50% of the head zone, 20%, but it could be due to fatigue, yes, but whether it occurred before or under or after the derailment there can be a defect, may not be the cause, may not be the cause. मैं दोबारा इस पिक्चर को दिखाना इसलिए चाह रहा हूं कि ये ट्रैक, इस पे गाड़ी आ रही, ये रूट क्यों लेगी, ये जो इतना सा पोर्शन है कैसे हो सकता है कि ये सीधी गाड़ी आ रही है, यहाँ से कोई आगे से किसी चीज़ में टकराई या रुक गई तो ये पीछे वाले छटक के इस तरफ गिरे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्डली ऑलरेडी अवेलेबल थी ट्रेन में ड्यू टू इट्स मूवमेंट, मास एंड वेलोसिटी। तो इसको एक सहारा चाहिए था कि आगे से कोई हमें रोके और हम बाहर निकले। जैसे यूं आ रही थी, आगे से उसको डिरेलमेंट हुआ, बफिंग लगाई फोर्स, यहाँ से आपकी आगे से ब्रेक की फोर्स गई, पीछे से रिजल्टेंट मोमेंटम आया और ये कंप्रेशन जोन बना के बाहर को निकल गई।
और ये सारी रेले वेले इसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उठा के ले गई. So this is the transverse manner in which the rails have broken, uprooted, smashed, dismantled, and the coaches have been thrown away. So the derailment is somewhere at a different place. This is the after effect of the derailment, what it appears from the photographs. और ये कुछ अगर ऐसे एनिमेशन में देखें तो इस तरह से गाड़ियां छटकी बिकॉज ऑफ द ब्रेक एप्लीकेशन फ्रॉम द फ्रंट. अब ब्रेक एप्लीकेशन को अपन को देखना है, वो हम स्पीड चार्ट से अभी देखेंगे कैसे वो लगाया गया है. Well, this is the speed chart of the said loco of the Suryanagri train. और जो 371,813 आ रही है लोकेशन, वो यहाँ पे आ रही है. अगर हम उसका टोटल डिस्टेंस जैसे 372.478 एंड देन इसको हम टोटल को योग करते हैं, सो ये 371,819 पे आ रही है. और वो जो 657 मीटर का जो भी डिस्टेंस बताया जाता है कि वो ड्रिलमेंट पॉइंट से वो है, तो वो कुछ उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो 657 मीटर हम पीछे को आएंगे तो इस एरिया में देयर हैज़ बीन नो एबनॉर्मलिटी, कोई इवेंट यहाँ में नहीं दर्शाता है, क्योंकि यहाँ में नॉच नॉर्मल पे वो डाउन करके 6 पे चल रहा है. अगर हम ध्यान से चार्ट को देखें तो दिस इज द लोकेशन वेयर आफ्टर डिक्रीजिंग ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. और यहाँ पे देखिए उसका इस पॉइंट पे आके नॉच 3 पे प्रेशर भी ड्रॉप हुआ है, एयर प्रेशर ड्रॉप हुआ है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर ही अप्लाइड द डायनेमिक ब्रेक. डायनेमिक ब्रेक एक ऐसी ब्रेक है जो आपके एक्सेल्स पे लगी मोटर को बैक जनरेटर में बना देता है और पावर जनरेशन होती है. यू कैन सी हियर द पावर जनरेशन फ्रॉम 3 इट हैज़ गॉन अप टू 157, 120, 63, फिर उसने दोबारा लगाई, फिर इट वेंट अप टू 156, फिर उसने छोड़ी, फिर उसने डायनेमिक ब्रेक लगाई, फिर उसने छोड़ी, फिर डायनेमिक ब्रेक यहाँ से लगातार एंड दिस इज द पोर्शन this is the time when there had been buffing forces from engine side to the rear and a resultant momentum from the guards and और मिडल में सारे वॉगन का वो जंपिंग हो करके आपके आउटसाइड द कर्व गिर गई जाके, क्रिएटिंग ए कंप्रेशन जोन. जब बनी तो प्रेशर को रिलीज होना है बिकॉज इट वाज हैविंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल द ट्रेन वाज मूविंग ऑन ए कर्व, तो वो आउटसाइड को निकल गई विच असिस्टेड दैट बफिंग फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ जैसे ही आगे से बफिंग फोर्स कम आई नहीं तो वो बाहर को चलेगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और इस ट्रांसवर्स मोड में सारी रेलें टूटी हैं जो आरडीएसओ की रिपोर्ट कह रही है. So the rails which have broken are an after effect which is evolved from the various events which are coming up on this chart. Well, दर्शकों प्यार भरा नमस्कार. ये एक छोटी सी मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैंने इतने लंबे सफ़र में सीखा है, कुछ पाया है, वो सबके साथ शेयर करूं. मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि मैं क्रिटिसाइज़ करूं या मिसगाइड करूं या कोई टिप्पणी करूं, बट जो मुझे डाटा प्रोवाइड होता है
मैं उस डाटा के बेसिस पे आई ट्राई टू पुट फॉरवर्ड माई व्यूज, बिकॉज everyone can put his opinion that may suit someone, may not suit. Through any of my presentation, अगर किसी को किसी तरह सही ना लगा हो, with my folded hands I apologize. हाँ, इतनी जरूर रिक्वेस्ट है, जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, जो लिमिट्स दी गई हैं हमें, जो भी मेजरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हों, उसका हम सही इस्तेमाल करते हुए तथ्यों को सामने रखें। कई बार होता है, कोई कॉज होता है, स्पेसिफिक कॉज होता है, या कभी ऐसा भी होता है कि डिफेक्ट है बट दैट मे नॉट बी द कॉज, और हम कितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं या इंक्वायरीज करते हैं, तो उसके बाद एक उसका पार्ट रह जाता है, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि कोई भी इनोसेंट इज नॉट पेनलाइज्ड, और मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे से जितना भी होता है मैं इन वीडियोस के थ्रू आपकी जानकारी कह लीजिए, या मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई मेरा अदरवाइज ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वंस अगेन, with due apology, with regard, respect to all, this is your Derailment Guide, Gurjeet Singh. Thanks for watching. Please put on your comments. These are very, very valuable for me. Thank you once again.